अब देखो, अब लेंगे एडी करंट्स। उससे पहले कल का एक बार वापस से बताया था, क्या लिए थे? ये मैग्नेटिक फील्ड, उसमें रखे थे ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है, और ये मूवेबल रॉड। जब इसको मूव कर रहे थे आगे, इसमें क्या डेवलप हुआ था? करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिए थे हमने, करंट की डायरेक्शन, तो लूप कंप्लीट था, ठीक है। सेकेंड केस में ये बोला था, यहाँ तो क्या एरिया चेंज हो रहा था। जब आप रॉड को आगे की तरफ मूव करेंगे, रॉड को आगे की तरफ मूव करेंगे तो एरिया क्या होगा? इंक्रीज। एरिया इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? फ्लक्स, ठीक है। एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सेकंड केस ऐसे बताया था कि इसको फिक्स कर दो फ्रेम को, यानी अब एरिया फिक्स कर दिया आपने। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो भी ये लूप कंप्लीट है। लूप क्या है? कंप्लीट। लूप इज कंप्लीट। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, ऐसे गोल घूमेंगे, ठीक है। अब देखना एडी करंट मतलब क्या होगा। ये ना यहाँ पे लूप थे क्लोज, ऐसा क्लोज लूप था, चाहे यहाँ पे रॉड था या इसको फिक्स कर दिए, तो दोनों केस चलती। पहले केस में अपन क्या चेंज कर रहे थे? एरिया। सेकंड केस में बोला है एरिया फिक्स रखो, क्या चेंज करो? मैग्नेटिक फील्ड। बताया था E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं V phi by dt, माइनस नहीं कर रहा है, phi की वैल्यू B into A। कोई भी एक चेंज हुआ तो भी चलता, दोनों भी चेंज हुए तो चलता। जब ऐसी वाली केस लिया था रॉड वाली, तो एरिया चेंज हो रहा था। जब बोला ये फिक्स रखो और इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। पर दोनों भी केस में लूप कंप्लीट था, क्लोज लूप था, ठीक है। अब एडी करंट के बारे में देखते हैं। कल अपन ने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, अब लेंगे मेटल प्लेट। ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये हटा देते हैं, पर प्लेट बनाने की ये रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सॉलिड प्लेट। क्या रखा है? सॉलिड प्लेट। कल के इसमें ऐसी डायग्राम थी, लूप था, वायर फ्रेम थी, खाली करंट इसमें से ऐसे फ्लो हो रहा था, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं है, मेटल की प्लेट है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे वो देखना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लिया है, ठीक है, फिर से समझाया था। सपोज चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव ले रहे हैं अभी, तो उसमें भी पॉजिटिव ही समझाया था, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में विच इज परपेंडिकुलर। राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड रूल, मोशन की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर यानी करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, थंब फोर्स एक्ट करेगा। और बताया था कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज़ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सेंटर। ध्यान दो ऐसे। तो जब साइक्लोट्रॉन बनाया था उसमें यही कॉन्सेप्ट लिया था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और वो अगर मोशन में है, वेलोसिटी है v, देन इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो साइक्लोट्रॉन अगर याद होगा तो ऐसे दो डीज लिए थे, पार्टिकल एक्सेलरेटर, और ऐसे स्पाइरल पाथ बनाया था। तो सर्कुलर मोशन देने का काम किसका था? मैग्नेटिक फील्ड का। और एक्सेलरेट करने का काम किसका था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वहां अपन ने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए थे और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए थे। तो अगर नहीं आ रहा होगा ध्यान में तो एक बार साइक्लोट्रॉन निकाल के देख लो। पार्टिकल एक्सेलरेटर, दो पार्टिकल एक्सेलरेटर हुए, वैन डी ग्राफ जनरेटर और साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यही कॉन्सेप्ट था कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। और ये था फोर्स का इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू BQV, ठीक है। तो दिस फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साइक्लोट्रॉन में वही लॉजिक था कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मोशन देगी? सर्कुलर। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो कौन सा मोशन में रहेगा? सर्कुलर मोशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा मोशन दे रही थी? एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लो, वही लॉजिक यहाँ यूज करने वाला है। ये मिटा ना, साइक्लोट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट देखना, एडी करंट में वही यूज में आने वाला है।
When a charged particle moving with velocity v is entering a magnetic field, कौन से मोशन में आएगा? सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, अब देखो कल का आपने जो देखा था उसमें लूप थे, अब इसमें मेटल की प्लेट है। अब इसमें तो वो करंट जो फ्लो नहीं होगा जो लूप में फ्लो होता है। जैसे अपन ने ये लूप बनाया, इसमें फ्लो हो रहा था, करंट आए, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव हो रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा मैं बताता हूं। ये मेटल प्लेट बाजू में बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बाहर खींच रहे हैं, मतलब इस मेटल प्लेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है पर इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, वो कायम में है मोशन में। अपन ने पढ़ा है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते कुछ एंड दे आर इन रैंडम मोशन, मतलब मोशन में है इलेक्ट्रॉन। अभी जो बताया था साइक्लोट्रॉन का कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। समझाते समय साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव लिया था, बट नेगेटिव भी क्या है? चार्ज ही है। तो सिर्फ फर्क इतना है, अगर पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया था तो नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन, बस इतना फर्क है। पर सर्कुलर मोशन दोनों परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये मेटल प्लेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है। ये कंडक्टिंग मेटल प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, फ्रेम नहीं है। दोनों में फर्क समझना। ये सॉलिड प्लेट है। अब फ्रेम बनाते समय अपन ऐसे बनाए थे, वायर की फ्रेम, जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। तो ये जो मेटल की प्लेट है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो रैंडम मोशन में। अपने को पता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कौन से मोशन में रहते हैं? रैंडम मोशन में। और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो उनके पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फोर्स एक्ट होगा B Q V, तो सिर्फ यहाँ Q की जगह अपन लिखेंगे E। दिस फोर्स विल प्रोवाइड सर्कुलर मोशन। यस, ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ सर्कल में घूमेंगे। ये न्यूक्लियस के राउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के राउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से फ्री हो चुके हैं। दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है v। अब वेलोसिटी है v, तो फोर्स भी अलग अलग रहेगा, तो सर्कल भी अलग अलग रहेगा। डिफरेंट सर्कल फॉलो करेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। किसी का सर्कल बड़ा रहेगा, किसी का सर्कल छोटा रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। दे आर मूविंग विद रैंडम वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास और वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो साइक्लोट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर। ये है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम इधर उधर मूव हो रहे थे, वो जगह पर सर्कल में घूमेंगे, जैसे पानी में भंवरे तैयार होते हैं, एडीज। इसीलिए इस करंट को नाम दिया है एडी करंट या व्हर्लपूल करंट। देखा है ना व्हर्लपूल का सिंबल कैसा है? गोल। साइक्लोन्स गोल घूम रहे, पानी में जो तैयार होते भंवरे वो एडीज, वो भी गोल घूमते, वैसे ये भी गोल घूमते। इसीलिए इस करंट को बोलते हैं एडी करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में नहीं जा रहे, वही के वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा मोशन है उनका? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। देखो समझ में आया। तो दे रिजेंबल लाइक दैट ऑफ एडीज प्रोड्यूस्ड इन वाटर। वाटर में जो एडीज भंवरे तैयार होते, गोल देखा होगा ना पानी में, गोल घूमता पानी, कहीं कहीं पे ऐसा राउंड, बस ऐसा लगता है कि वो एडी है, एडी में घूम रहे, या भंवरे में जैसे गोल घूम रहे वैसे एडी करंट बोलते हैं। इसलिए या इसको बोलते हैं व्हर्लपूल करंट। पानी में जो व्हर्लपूल गोल तैयार होता है वही। या फिर दे आर आल्सो नोन एज फौकॉल्ट करंट। साइंटिस्ट का नाम है फौकॉल्ट, उन्होंने बताया था, इसलिए फौकॉल्ट करंट। तो ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को जब मूव करेंगे तो उसमें क्या तैयार होगा? करंट। अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहे, कौन सा मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट बिकॉज दे रिजेंबल द एडीज प्रोड्यूस्ड इन द वाटर। यानी भंवरे जो टॉर्नेडोज जैसे भंवरे को तैयार होते पानी में, उसके जैसे रिजेंबल करेंगे, इसीलिए इन करंट को बोलते हैं एडी करंट। ऐसा सेम हो सकता है, मान लो इसी मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे एक रॉड ले लिया, उसको यहाँ पाइवोट कर दिया, रॉड को यहाँ तक लेके आए और छोड़ दो, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? ऑसिलेट। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूप है क्या पूरा कंप्लीट? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में आएंगे? सर्कुलर मोशन।
दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट और व्हर्लपूल करंट। इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है, देखिए देख लो पहले यहां तक समझेंगे। तो यहाँ कोई लूप नहीं है, ये पूरी सॉलिड मेटल प्लेट है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो कौन से मोशन में आएंगे? सर्कुलर मोशन। तो दे रिजेंबल लाइक दैट ऑफ एडीज प्रोड्यूस्ड इन वाटर, हेंस दे आर कॉल्ड एडी करंट और व्हर्लपूल करंट और दे आर आल्सो नोन एज फौकॉल्ट करंट। फौकॉल्ट करंट साइंटिस्ट के नाम है। देखिए फिर इसको आगे कंटिन्यू एक बार इतना समझ लो। तो ये मेटल प्लेट पहले ऐसा खींच रहे थे, ये मेटल प्लेट अब ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये भी मेटल प्लेट है, तो उसको ऑसिलेट कर रहा है, या सामने खींचे, दोनों भी केस में एक ही कंडीशन है। उसके बाद क्या करना कि जैसे प्लेट को आप छोड़ेंगे तो थोड़े ऑसिलेट परफॉर्म करेंगे और धीरे धीरे फाइनली जीरो, क्योंकि ये जो इंड्यूस करंट है वो कॉज को अपोज करेंगे। तो कॉज कौन है? मोशन, मोशन को अपोज करेंगे, लेंज़ लॉ। तो जो इंड्यूस हो रहा करंट, वो चाहे वो एडी करंट हो चाहे वो फ्लो वाला करंट हो, कुछ भी हो, वो कॉज को अपोज करेंगे। तो यहाँ कॉज, जैसे प्लेट को पहले सीधा खींच रहे थे तो वहां पे भी अपोजिशन रहेगा। अब ये प्लेट है, यही प्लेट है, समझो इतना ब्रॉड नहीं बनाया उसको, और वो प्लेट को यहाँ छोड़ दो और प्लेट अपनी जगह पे ऑसिलेट हो, फिर से बोलो एडी करंट प्रोड्यूस हो गए, बट प्लेट के ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी गई का, इसका अपोजिशन मिला और थोड़ी एनर्जी हीट में जाएगी, हीट जनरेट। कल भी बताया था कि वहां पे जो अपन वर्क करेंगे वो काय में कन्वर्ट होगा? हीट। कल का लास्ट डेरिवेशन हीट जनरेटेड। तो ये अगर आपको एडी करंट कम करना है, इसके कुछ एप्लीकेशन भी है। समझो ये मेटल प्लेट है सॉलिड पूरी, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एडी करंट। ये सर्कल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, फिर से बोल रहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है डाउन घूम रहे वो नहीं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो रैंडम मोशन में है, वो सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। ये तो आप क्या करो, उस मेटल प्लेट को छोटे छोटे लेयर्स में डिवाइड करो। सो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये देखो उसको कट कर दिया मेटल प्लेट को बीच में से, छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर दिया। सो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। देखो ये प्लेट ऐसी थी, उसमें अपन ने स्मॉल स्ट्रिप्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो जितना कम वो रहेगा एरिया उतना कम फिर एडी करंट प्रोड्यूस। देखिए तो याद रखना एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिसकंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर। तो अपन ने डिसकंटिन्यूटी किया, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया स्ट्रक्चर को, बीच में से तोड़ दिया। तो ये मेटल प्लेट का टुकड़ा है, ये मेटल प्लेट का है, ये मेटल प्लेट का, ये मेटल प्लेट का, बीच में से अपन ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर डिसकंटिन्यूड स्ट्रक्चर है तो एडी करंट कम प्रोड्यूस। इसका यूज आएगा बाद में, बताओ देख लो। तो डिसकंटिन्यू कर देंगे स्ट्रक्चर को, यानी इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। जितना कम एरिया रहेगा उतना कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा। उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो बताना, टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आप लोग लिखना कि पीछे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, जबकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो अपन कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपने नोट डाउन कर लेना, नोट्स जब मिलेंगी तो उसमें रहेंगे। सो पहला एप्लीकेशन तो याद रखना हीट जनरेट हो गई, वही पहला एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। तो पहला है इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस का नाम सुनते अपने को ये लगता है कि आग जलानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जिन दो मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स करना है, अलॉय बनाना है, उन दोनों को उस फर्नेस में रखते इंडक्शन फर्नेस में। अब यहाँ क्या होगा देखो, इन दोनों के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे रैपिडली। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, जितना रैपिडली चेंज होगी, उतना इनमें क्या प्रोड्यूस होंगे? एडी करंट। एडी करंट की वजह से क्या जनरेट होगी? हीट। और इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि वो दोनों मेल्ट होके मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ अपने को आग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है फास्ट। तो
faster the change in magnetic field या magnetic flux, more will be the eddy current induced, and more is the heat generated. That much amount of heat will melt the two metals and fuse together to form an alloy. तो ये होता है इंडक्शन फर्नेस। तो दो मेटल जिनको मेल्ट करके अलॉय बनाना है उनको एक साथ में रख देते हैं इंडक्शन फर्नेस में। उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड फास्ट चेंज करते हैं, रैपिडली चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। ड्यू टू दिस रैपिड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट आर प्रोड्यूस। दैट एडी करंट विल अपोज द कॉज और उसमें जनरेट होगी हीट। हीट की वजह से वो दोनों मेल्ट हो जाएंगे। देखो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, इसको नोट डाउन करना। टेक्स्ट बुक में नहीं है पर पीछे क्वेश्चन पूछा है तो ये याद रखो। सेकंड, स्टॉप द इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन को रोकने में भी एडी करंट का यूज है। कैसे बताता? ये एक व्हील, ट्रेन का व्हील, ठीक है, ये उसका बीच का एक्सेल और ये दूसरा व्हील, ठीक है। तो ये व्हील पे ट्रेन चल रही है, बाकी ट्रेन नहीं बनाई। ये पहला व्हील, ये दूसरा व्हील गोल घूम रहा है और ये बीच का एक्सेल। ट्रेन को रोकते कैसे? देखो ऐसा नहीं होता जैसे अपन गाड़ी पे कोई सामने आकर फटाक से ब्रेक लगा दिए तो कैसा पीछे वाला अपने ऊपर आ जाता है। ट्रेन में ऐसा नहीं कर सकते कि सडन ब्रेक अप्लाई कर दो। सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया तो कोई ऊपर चढ़ा हुआ है ऊपर वाली सीट पे, कोई खड़ा है गेट के पास, कोई बाथरूम में है, सडन ब्रेक लगाएंगे तो कहां जाके टकराएंगे पता चलेगा। कोई ऊपर से नीचे गिरेगा, कोई बाथरूम में टकरा जाएगा। तो इसीलिए सडन ब्रेक नहीं लगा सकते। मालूम है स्टेशन कितनी दूर है, ठीक है। तो पहले तो इन दो व्हील्स को रोटेट करने के लिए मोटर होंगी डेफिनेटली। पहले वो मोटर का करंट बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले उसको सप्लाई बंद कर दो, यानी अब चक्कों को एक्स्ट्रा एनर्जी रोटेट होने के लिए नहीं मिलने वाली, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलने वाली। समझ में आ रहा? तो पहले मोटर जैसे अपन गाड़ी चलाते ना रिमोट वाली, उसके अंदर भी मोटर रहता है व्हील घुमाने के लिए, वैसे यहाँ है इन दोनों के अंदर मोटर है व्हील को घुमाने के लिए। वो व्हील को रोटेट कर रहे हैं समझो, ठीक है। तो पहले वो मोटर बंद कर देते हैं, यानी इनको सप्लाई बंद। फिर भी ये रोटेट हो रहे, आगे जा रही ट्रेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब सडनली ब्रेक नहीं लगा सकते रोकने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? तो ये जो एक्सेल है, एक्सेल ये भी एक्सेल मेटल का ही बना है। इसके अंदर तैयार करेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके अंदर तैयार करेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह यूज करते हैं वो लोग, पर अभी अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है। व्हील्स का सप्लाई बंद कर दिया, उनको अब मोटर घुमाने वाली नहीं है, फिर भी वो आगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब इस एक्सेल में अपन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इस एक्सेल में क्या डेवलप होगा? एडी करंट। और वो एडी करंट मोशन को अपोज करेगा, इसीलिए ट्रेन स्लो होती जाएगी। और अब मालूम है स्टेशन आ गया, अब डब्बे का नंबर लिखा रहता है, इंजन का भी नंबर लिखा रहता है, यहाँ रोकना है तो देखना आखिरी में हल्का सा ब्रेक लगा दे तो अपने को माइल से झटका लगता है, बस तो ट्रेन स्लो हो चुकी है ऑलरेडी। और फिर एक माइल से झटका लगेगा और ट्रेन को वहां जहां रोकना है वहां रोक लेंगे। तो याद रखना पहले तो इनका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करो, स्टॉप द सप्लाई टू द मोटर ऑफ द व्हील, इनको सप्लाई बंद कर दो। Now in the metal axle magnetic field is changed या magnetic field is produced that produce eddy current in the axle। axle में क्या प्रोड्यूस होगा? eddy current। due to that eddy current the motion is opposed। जो cause है उसी को वो अपोज करेगा, मोशन को अपोज करेगा ये। and due to that eddy current the train will slow down and it will stop earlier। वैसे भी रुकने वाली है और बहुत दूर जाकर रुकेगी क्योंकि रेल और उसके बीच में फ्रिक्शन कम रहता है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। जल्दी रोकना है तो फिर ये प्रोसेस, ठीक है। ऐसा ही सेम प्रोसेस स्पीडोमीटर में भी है, वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एक्सेल में। एक्सेल में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से एक्सेल में डेवलप होंगे एडी करंट और वो मोशन को अपोज करेंगे एंड ट्रेन विल स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। तो ये हो गया पहला यूज इंडक्शन फर्नेस, दूसरा यूज स्टॉप द इलेक्ट्रिक ट्रेन। दूसरा है एक और डेड बीट
गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हुआ है अपना, बता देता फिर से डायग्राम शॉर्ट में, इंडक्शन फर्नेस का डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है किसी भी। ये अपना कॉइल, ये मैग्नेट सिलेंड्रिकल, बीच में था आयरन का कोर, नीचे लगाया था स्प्रिंग और ऊपर सस्पेंड किया था यहाँ पे, याद करो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हुआ है अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसमें अपन ने प्रूफ किया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट मेजर करने के लिए उसमें से पास करेंगे उतना ज्यादा कॉइल क्या होंगी, डिफ्लेक्ट। ठीक है, अब ये कॉइल है, पहले सीधा है, अब उसमें से करंट पास किया तो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट। अपन ने करंट नोट डाउन कर लिया और अब छोड़ दो उसको, करंट ऑफ कर दो। मेरा हो गया, इंस्ट्रूमेंट का यूज हो गया, मैंने उससे करंट जो गिनना था गिन लिया। अब कॉइल यहां थी, अब वो वापस कहां आएंगे, सेंटर में, पर वहां के रुकेंगे नहीं, क्या होंगे वो अपनी जगह पे इस वायर के राउंड ऑसिलेट होंगी और बहुत देर तक ऑसिलेट होती रहेंगी। फिर थोड़ी देर बाद जाके कहीं वो ऑसिलेशन जीरो हो। अगर मेरे को उसको ऑसिलेशन जल्दी रोकने हैं, फिर से सुनना, ये कॉइल है ये वाली, अब इसमें करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, इधर आया डिफ्लेक्शन, करंट मैंने नोट डाउन कर लिया, अब करंट ऑफ कर दिया जो गिन रहे थे। अब कॉइल वापस अपनी जगह पे आएंगी, मगर वो एकदम से वहां आके रुकेंगी नहीं, वो अपनी जगह पे क्या होंगी, ऑसिलेट, इस वायर के राउंड ऑसिलेट होंगे ऐसे। ठीक है, ऑसिलेट हो रही है। समझे कॉइल? ठीक है, देखना ही है, गैल्वेनोमीटर हुआ है अपना, तो देखना लगे तो एक बार वापस से, इधर क्या डिफ्लेक्शन हो गया, अपन ने डिफ्लेक्शन से करंट गिन लिया कितना पास हुआ है उसमें से। अब ये वायर से सस्पेंडेड है, अब जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, मगर वहां पे वो बहुत देर तक ऐसे ऐसे कॉइल ऑसिलेट होती रहेगी। अगर ऑसिलेशन जल्दी रोकने हैं तो इस मेटल फ्रेम, सॉरी, इस वायर को मेटल फ्रेम के ऊपर वाइंड अप करते हैं। इसके ऊपर वाइंड अप करते हैं मेटल फ्रेम, यानी ये मेटल की फ्रेम है, उसके ऊपर कॉइल ऐसा गोल 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 घुमाएंगे। अब मेटल फ्रेम का क्या फायदा होता है वो बता दो। जैसे ही कॉइल ऑसिलेट होना शुरू होंगी, अब करंट तो बंद कर दिया मगर कॉइल ऑसिलेट हो रही, कॉइल मोशन में है, और किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये देखो पोल्स, यानी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल ऑसिलेट हो रही तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रेम में, जो फ्रेम है, फ्रेम मेटल के लिए है, उसके ऊपर कॉइल को वाइंड अप किया है। अब कॉइल ऑसिलेट हो रही मतलब वो फ्रेम ऑसिलेट हो रही मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही उस फ्रेम के लिए, तो उसमें प्रोड्यूस होगा एडी करंट, और वो एडी करंट मोशन को अपोज करेगा, कॉइल ज्यादा वाइब्रेट नहीं होंगी और जल्दी रुक जाएंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अगर वुडन फ्रेम पे वाइंड अप किया है तो बहुत देर ऑसिलेट होगी, कॉइल अगर वुडन फ्रेम पे माउंट किया है तो बहुत देर ऑसिलेट होगी, उसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और जल्दी रोकना है वाइब्रेशन, तो ये जो कॉइल है इसको वाइंड अप करो मेटल की फ्रेम पे। अब जब आपने करंट गिन लिया, आपने ऑफ कर दिया करंट, कॉइल ऑसिलेट होगी, तो जैसे ही कॉइल ऑसिलेट होना शुरू होगी उस मेटल फ्रेम में एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो इस मोशन को अपोज करेगा और कॉइल ऑसिलेशन जल्दी रुक जाएंगे, इसीलिए इसको बोला डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यानी जो बीट्स है, जो वाइब्रेशन है, जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो वही गैल्वेनोमीटर जो अपन ने पढ़ा है, सिर्फ फ्रेम जो कॉइल वाइंड अप किया है, नंबर ऑफ टर्न्स लिए, वो मेटल फ्रेम पे वाइंड अप करना है। किस पे वाइंड अप करना है, मेटल की फ्रेम पे, मेटल की फ्रेम पे वाइंड अप करना है। तो मेटल की फ्रेम जब ऑसिलेट होगी उसमें, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, वो मोशन को अपोज करेगा और कॉइल वाइब्रेट नहीं होगी ज्यादा देर, जल्दी से रुक जाएगी, यानी फिर से नई रीडिंग के लिए वो तैयार है। नहीं तो फिर वाइब्रेट हो रहा, फिर दूसरा रीडिंग में भी वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा चेंज होगा, इसीलिए तो जल्दी वाइब्रेशन रुक जाएगा। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये भी देख लो। ये पहला एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस, दूसरा है स्टॉप द इलेक्ट्रिक ट्रेन, तीसरा है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये जो कॉइल है इसमें एक ही टर्न बताया बट इट कंटेन नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस कॉइल को वाइंड अप करना है, तो वाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, मेटल की फ्रेम, फ्रेम के ऊपर रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे, ऐसी ये ऐसी रेक्टेंगुलर मेटल की फ्रेम, और उस पे कॉइल वाइंड अप करेंगे ऐसे, और अब इसमें यूज करो। तो जैसे ही आप करंट गिन लेंगे, डिफ्लेक्शन मिला, और आप जब करंट ऑफ करेंगे तो कॉइल ऑसिलेट होंगे,
तो ये फ्रेम मेटल से बनी है जो मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट। एडी करंट की वजह से वाइब्रेशन जल्दी रुक जाए, ऑसिलेशन जल्दी रुक जाएगी, जल्दी से रुक जाएगी, क्योंकि वो एडी करंट मोशन को अपोज करेगा, तो ये जल्दी रुक जाएगा, इसलिए डेड वेट गैल्वेनोमीटर। देखो एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं, क्या करना, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बताया अपना व्हील टू व्हीलर में भी रहता है, फोर व्हीलर में भी रहता है। चलो टू व्हीलर का एग्जांपल ले लेते हैं। जो व्हील है बीच में देखना थिक है, उसके स्पोक निकले हुए ऐसे, ये बेटा। तो याद रखो स्पीडोमीटर की जो केबल है वो सामने वाले व्हील को अटैच है, सामने वाले व्हील को अटैच है। देखो ये बड़ी सी एक डिस्क रहती है बीच में, और यहां से ऐसे स्पोक निकले रहते हैं, और ये वो फ्रेम है और इसके ऊपर चक्का। तो ये जो बीच वाली डिस्क है उसमें रहता है एक मैग्नेट। क्या रहता है, मैग्नेट। तो जब अपना सामने वाला चक्का रोटेट होगा तो उसके साथ वो मैग्नेट भी रोटेट होगा। मैग्नेट रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, तो इसमें प्रोड्यूस होगा एडी करंट। उस एडी करंट की वजह से स्पीडोमीटर का कांटा डिफ्लेक्शन बताएगा आपको। तो जितना फास्ट रोटेट होगा उतना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। धीरे रोटेट होगा, कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा, कम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो स्पीडोमीटर में भी एडी करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, ड्राइंग बहुत खराब है। तो बीच वाली जो डिस्क है सामने वाले चक्के में, आप देखो आपका स्पीडोमीटर का जो वायर है वो सामने वाले चक्के को ही कनेक्टेड है, पीछे वाले चक्के को नहीं, सामने वाले चक्के को कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब जब गाड़ी चलाएंगे आप स्टैंड पे भी खड़े करके पीछे वाला चक्का आप गोल घुमा सकते हैं। तो उसमें सामने देखना मीटर में जो किलोमीटर वाला नंबर्स है, जैसे कितने किलोमीटर चलाई है गाड़ी, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे वाले चक्के कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो जगह पर ही घुमा रहा है। सामने वाला चक्का मोटर से कनेक्टेड नहीं है, पीछे वाला चक्का जब फोर्स लगाएगा तभी वो आगे जाएगा। इसीलिए स्पीडोमीटर सामने वाले चक्के को ही कनेक्टेड है। देखना हर गाड़ी में, टू व्हीलर में, चाहे वो एक्टिवा हो चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो, वायर सामने वाले चक्के में गई भी है ब्रेक के अलावा। ठीक है, वो वायर निकाल देते कुछ लोग ताकि स्पीडोमीटर बंद हो जाए, या उसमें जो मीटर है वो बंद हो जाए, ताकि गाड़ी जब बेचे तो रीडिंग कम रहेगी। भाई हमने तो 100 किलोमीटर ही चलाया है, तो वो वायर है, वो उस डिस्क को कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेट है, वो मैग्नेट रोटेट होगा चक्के की स्पीड के हिसाब से। चक्का फास्ट घूमेगा तो मैग्नेट भी फास्ट रोटेट होगा, चक्का स्लो घूमेगा तो मैग्नेट भी स्लो रोटेट होगा। ड्यू टू दैट रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग फॉर दैट डिस्क, and due to which eddy current is produced, and due to that eddy current वो नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। तो वही कॉन्सेप्ट स्पीडोमीटर में यूज होता है। ठीक है, देखो तो ये चार याद रखो। इंडक्शन फर्नेस, stop the electric train, eddy current is used to stop the electric train, it is used in the quick galvanometer and it is also used in speedometer। तो ये हुए एडी करंट और इसके एप्लीकेशन। टेक्स्ट बुक में खाली एडी करंट के बारे में दिया है, आपको देखेंगे तो जितना मैंने पहले बताया था वो है, पर पीछे आप अगर क्वेश्चंस निकालेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो ये चार एप्लीकेशन है, कोई भी दो लिख सकते, आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। और व्हाट आर एडी करंट एंड एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन, तो कोई भी एक एप्लीकेशन लिखना। 2 मार्क के लिए आया सिर्फ एप्लीकेशन, तो राइट एनी 2 एप्लीकेशन आएगा, तो कोई भी 2 एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से सुनना। सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ का मतलब अपने को पता है, अपन खुद समझो, हमने बोला मैं माई सेल्फ यानी खुद। तो ध्यान दो, सपोज दिस इज द पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझिए, और इसमें अपन लगाएंगे सेल्फ ऑन ऑफ करने के लिए की, और मान लो रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट का पहले भी बताया है, सिंबल में लिखते RH, ये की, ये सेल ई। रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस चेंज करके इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है कॉइल। ठीक है, तो ये सेल है, करंट पास करेंगे,
ऐसा सिंबल दिखा सकते हैं, यानी यहाँ है समझो एरो, मतलब रेजिस्टेंस कम है, आप उस पे नॉब रहता वो आगे आगे लेके जाएंगे, यहाँ तक लाए समझो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे अपना नॉब रहता रेगुलेटर फैन का, बस वैसे ही ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिर्फ नॉब की जगह उसमें एक सिलेंडर जैसा रहता है जिसपे वायर वाइंड अप की हुई है बहुत सारी, और उस पे एक नॉब रहता है यहाँ पे, जैसे जैसे वो नॉब सामने घुमाएंगे या आगे लाएंगे या पीछे ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस कैन चेंज। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे करंट चेंज करेंगे। अब ध्यान से सुनना, सेल्फ मतलब खुद में, इस कॉइल खुद में, इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट पास करेंगे तो क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, चेंज। अगर करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। पर मैं यहां बोल रहा कि हमने रियोस्टेट यूज किया है, हम उसकी वजह से करंट चेंज करेंगे, और करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। ठीक है, ध्यान दो, ये कॉइल है, इसमें से चेंजिंग करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके राउंड जो प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगी, चेंज। यहां तक समझ गए। अब ये सब भूल जाओ, इस कॉइल को देखो, इस कॉइल के आजू बाजू में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, खुद की वजह से ही है पर है, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो सेल्फ, इसीलिए वर्ड दिया है सेल्फ इंडक्टेंस। उसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा, चेंजिंग करंट, उसकी वजह से उसके बाजू में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, इसीलिए उसको बोला है सेल्फ इंडक्टेंस। समझो यार, सेल्फ नाम क्यों आया है, फिर से देखना, ये हटा दे, देखो ये करंट चेंज होने वाला है, ठीक है, इसकी वजह से रियोस्टेट, तो यहां इसके आजू बाजू में प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होने वाली है, चेंज। अगर करंट चेंज हुआ तो इसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और अगर करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। करंट कांस्टेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसीलिए बार बार बोल रहा है कि करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही, चेंज। अब बाकी सब भूल जाओ, अब ये कॉइल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा चेंजिंग, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा वापस, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और वो अप्लाइड ईएमएफ यानी जो कॉज है उसको अपोज करेगा। तो इसका यूज क्या है वो समझो। ट्यूबलाइट, तुम लोग तो है ट्यूबलाइट, पर घर में आजकल एलईडी ट्यूबलाइट यूज होने लगे, पर पहले ऐसी वाली ट्यूबलाइट यूज होती थी। तो यहाँ पे वो ट्यूब लगाते थे ऐसे जो ग्लो होती थी, तो यहां देखो एक मोटा सा ये लगा रहता है और यहां स्टार्टर लगा है, तो इसको बोलते हैं चोक। तो ये स्टार्टर है, देखना ध्यान से। तो ये स्टार्टर मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल है वो। अब कॉइल क्यों यूज किया वहां पे, ध्यान से समझना ये लॉजिक है। ये समझो ट्यूबलाइट बनाना मुश्किल है तो अपन बल्ब बना लेते, ये बना लिया बल्ब, ठीक है, तो इसको हटा देते, ये दूसरा बल्ब, ठीक है। अपन घर में जो सप्लाई कर रहे हैं वो कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। इस बल्ब को उतना वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको चाहिए मान लो 100 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट लगाएंगे तो ये बल्ब खराब हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि इस बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो, इसको बाद में ड्रॉ करते हैं। तो ये वोल्टेज था टोटल 220, इसके अक्रॉस 100 है, बचा हुआ 120 इसके अक्रॉस है, हो गया टोटल 220। यानी अपन ने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस लगा के। पर बल्ब के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से प्रॉब्लम ये होगा कि रेजिस्टेंस में क्या जनरेट होगी, हीट, और अपनी एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए ट्यूबलाइट में क्या किया है, ट्यूबलाइट की जगह बल्ब बनाया है,
कॉइल लगा दिया, ये वाली कॉइल लगा दी, तो यहां चाहिए 100 वोल्ट, कॉइल लगा दिया। अब कॉइल लगाने से क्या होगा कि जब इसमें से वो करंट, अपन एसी करंट लगा रहे, एसी करंट क्या हो रहा, हमेशा चेंज, अपने आप ही चेंज होता है, उसमें रियोस्टेट की कोई जरूरत नहीं। अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिसकी वजह से इसमें चेंजिंग करंट डेवलप होगा। चेंजिंग करंट की वजह से इसके बाजू में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, वो चेंजिंग फील्ड की वजह से उसमें खुद में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का मतलब करंट में बताया था, वोल्टेज को अपोजिशन, करंट को अपोजिशन, तो यहां पे भी वो अपोज कर रहा है, सिर्फ फर्क इतना है यहां कोलिजन की वजह से अपोजिशन है, हीट जनरेट होगी, यहां इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अपोजिशन है, हीट जनरेट नहीं होगी और ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसीलिए वो ट्यूबलाइट में चोक देखना, अगर पेरेंट्स को पूछना, पुरानी ट्यूबलाइट, आजकल तो एलईडी आ गए, बल्ब आ गए, तो ये ट्यूबलाइट में भी आपने देखा नहीं हो, पर घर वालों को पूछना, उनको मालूम होगा इसको चोक बोलते हैं। वहां पे एक छोटी सी सिलेंडर रहती है, उसको स्टार्टर, कभी ट्यूबलाइट चालू नहीं हो रही तो स्टार्टर घुमा के देख लीजिए, ऐसा करते थे हम लोग, तो वो पता है कि इसको चोक बोलते हैं और इसको स्टार्टर, और ये ट्यूब नली उसको लाके फिट कर सकते हैं, तो ये देखना, तो ये वो कॉइल है ये वाली। तो यहां अपोजिशन कैसे होगा रेजिस्टेंस में, कि जब करंट फ्लो होगा तो कोलिजन होंगे, कोलिजन की वजह से अपोजिशन मिलेगा, अपोजिशन मिल रहा पर कोलिजन की वजह से, यानी क्या जनरेट होगी, हीट। यहां अपोजिशन हो रहा, इस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा, जिसकी वजह से आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें खुद में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, खुद में करंट चेंज हो रहा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई आजू बाजू में, अब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, अपोजिशन ये भी कर रहा, अपोजिशन ये भी कर रहा, पर यहां हीट जनरेट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, यहां हीट जनरेट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, इसीलिए ट्यूबलाइट में ये चोक यूज करते थे, यानी कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल यूज करते थे, ये ऐसे। तो याद रखो, यहां पे भी ये अपोज कर रहा, यहां पे भी ये अपोज कर रहा, पर दोनों के अपोजिशन में तरीका है, अलग अलग है। यहां कोलिजन की वजह से अपोजिशन होगा, जिससे हीट जनरेट होगी, यहां जो ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस होगा सेल्फ, वो इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, तो यहां हीट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये कॉइल है, कॉइल में से करंट पास करेंगे, ज्यादा कोलिजन नहीं होगी, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस में से जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतने ज्यादा कोलिजन। तो याद रखो, फिर से देखो, इस कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं जो चेंज हो रहा, तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज, ओके, करंट चेंज हो रहा, इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, बाकी सब भूल जाओ। अब ये कॉइल है जिसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, वो इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, क्योंकि यही कॉज है, वो उसको अपोज करेगा, तो इस कॉइल का जो अपोजिशन है इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, जो अपोजिशन क्रिएट हो रहा है इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एल से डिनोट करेंगे उसको। तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह कॉइल यूज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, तो हीट जनरेट नहीं होगी, जबकि यहाँ रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी। दोनों का सिंबल देखो अलग अलग है, ये ऐसा है और ये इंडक्शन कॉइल गोल 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 बनाया, दोनों का सिंबल सेम नहीं है, ये भी अपोजिशन क्रिएट करेगा, ये भी, बट इसको आर लिखेंगे और इसको एल, और दोनों का तरीका अलग है। तो एनर्जी बचाने के लिए ट्यूबलाइट में चोक यूज करते हैं, क्योंकि उसको ट्यूबलाइट को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तो फिर सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा क्या लगाया, कॉइल, हीट कम जनरेट। देखो, तो ये याद रखो, फिर से एक बार बता देता, तो ये भी कर देता है, बाद में न्यूमेरिकल में आएगा इसका कॉन्सेप्ट देखिए। तो सेल्फ क्यों बोला है समझ में आया, उसी कॉइल में से ईएमएफ पास कर रहे हैं, यानी करंट पास कर रहे हैं, जो चेंज हो रहा है, रेडियोस्टेट से करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब बाकी सब भूल जाओ, इस कॉइल के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पड़ रहा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा,
जो कॉज को अपोज करेंगे, मतलब ये कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेंगे। अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस बोल सकते हो फिलहाल उसको, तो पर रेजिस्टेंस के और इसके अपोजिशन में फर्क है, तो वो याद रखना। तो फॉर्मूला बनाते हैं, पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट समझो, मेन वो है। तो सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, इसमें से करंट पास हो रहा चेंजिंग, तो उसमें आजू बाजू में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। किसी भी वायर में से करंट पास करेंगे तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल है, तो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, इसीलिए उसको बोला है सेल्फ, खुद में इंडक्शन हो रहा, सेल्फ इंडक्टेंस। और एल से डिनोट करेंगे तो लेते फॉर्मूला, ये देखो एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझो, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो आगे चल रहे हैं। तो इसमें से करंट चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी क्या चेंज हो रहा, फ्लक्स। सो वी कैन से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम, तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। समझ में ना, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट है ये एल, सेल्फ इंडक्टेंस। ये फाई और आई दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या पे डिपेंड करेगा, याद रखना, कॉइल पे, कॉइल की ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री मतलब कितने ज्यादा टर्न्स है, रेडियस क्या है, जितने ज्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा, कम टर्न्स रहेंगे कम फ्लक्स डेवलप होगा। तो ये जो एल है वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, फाई और आई पे। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, पहले भी बताया, जब प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जो कांस्टेंट डालते हैं, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो उस इक्वेशन में किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो वो डिपेंड कैसे करेगा, ज्योमेट्री पे, कॉइल की ज्योमेट्री पे, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी लेंथ एंड मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टीज, कौन सा मटेरियल यूज किया है उस पर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बना लेते हैं, L इज इक्वल्स टू phi अपॉन I। ये देखिए इसके 4-5 डेफिनेशंस है, डिफाइन आया तो आपको जो इजी लगे वो एक डेफिनेशन लिखना पता था। पहले ये देखो इस बार, ठीक है। तो यूनिट लिख लेते पहले, यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी, H, या फिर इक्वेशन पर से लिखेंगे तो इसका यूनिट है वेबर और उसका यूनिट है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, या साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी, वो देखो पहले कर लो। इस एल को बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और याद रखना ये क्या पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे नहीं, कॉइल की ज्योमेट्री पे, लेंथ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, रेडियस कितनी है, और उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसकी ज्योमेट्री। तो ये देखो एक बार फिर आगे चलते, यूनिट याद रखो, ना अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप उसके लिए माइन्यूट सा चेंज कर सकते हैं इक्वेशन में, यहाँ डाल दो n, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स, यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा n, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो तो अभी तो अपन n वाला नहीं ले रहे, पर याद रखना n नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये अपना बन गया फॉर्मूला, डेफिनेशन 2-3 में बाद में बताऊंगा। हाँ अब देखो ये फॉर्मूला लेंगे, आपने पता है E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, फैराडेज लॉ शुरुआत ही यहीं से किया है आपने, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, E इज इक्वल्स टू माइनस dt, phi की वैल्यू L into I, L तो कांस्टेंट है, सो E इज इक्वल्स टू माइनस L di अपॉन dt। नाउ मॉड में लिख रहे हैं, सो L कैन बी रिटन एज सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं E, ये E अपॉन में ही, सो di अपॉन dt, तो सॉरी इसको भी मॉड में कर, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया उसका, इससे भी निकाल सकते हैं आप L की वैल्यू। ये देखो L di अपॉन dt अपॉन में कर दिया गया, E और अपॉन में di अपॉन dt, dt
के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इसको ऐसे ही रखना है di अपॉन dt। देखो ठीक है, ये यूनिट तो याद ही रखो, एक और यूनिट बताना ध्यान। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, यहां लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट। अब L का एक और यूनिट बना रहे, L इज इक्वल टू या यूनिट L का इक्वल टू नेम प्लाइस देते हैं। EMF का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, अपॉन में टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, नाउ वोल्ट अपॉन एम्पियर, सेकेंड के ऊपर मल्टीप्लाई समझो, वोल्ट अपॉन एम्पियर, सेकेंड आ गया ऊपर मल्टीप्लिकेशन, वोल्ट अपॉन एम्पियर, R इज इक्वल टू V अपॉन एनी रेजिस्टेंस का, सो ओहम सेकेंड। तो ये भी यूनिट है ओहम सेकेंड, तो यार ये भी लिख सकते हैं ओहम सेकेंड, या साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी। तो यहां से लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी। और ये जो फॉर्मूला बना है उसका यूनिट देखो, ईएमएफ का वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर और ये सेकेंड ऊपर मल्टीप्लाई, वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब रेजिस्टेंस ओहम, तो ये भी यूनिट है। तो तीनों यूनिट याद रखो। अब डायमेंशन देखना, रेजिस्टेंस के डायमेंशन लिखना पहले, M1 L2 P -3 I -2, ये हो गया रेजिस्टेंस के डायमेंशन। अब टाइम के डायमेंशन T⁻1, तो ये हटा दो, तो यहाँ -3 की जगह हो जाएगा 2। So these are the dimensions M1 L2 P -2 and I -2. So these are the dimension of self inductors, और ये उसके यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी, वेबर पर एम्पियर इस फॉर्मूले से, और ये फाई की वैल्यू अगर डाल के ऐसा लिखेंगे तो ये इस पर से निकल आएगा। तो ये फर्स्ट याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो वो n लिखा था, वो एक बार हटा दिया, ये वैल्यू इसमें डालो d∅dt, L कांस्टेंट बाहर। सो L कैन बी रिटन एज E अपॉन में di अपॉन dt, और मॉड में लिखा है इसलिए माइनस साइन नहीं करना, तो उस पर से ये यूनिट बना है, ये डायमेंशन। तो ये तीनों यूनिट याद रखो, देख लो एक बार। तो ये नोट डाउन करो, देखो दो डेफिनेशन है बता देता, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली, फॉर्मूले पर से दोनों डेफिनेशन बनेंगे। यहाँ पे है phi upon I, so self inductance L is defined as the ratio of flux to the current in that coil। ठीक है, देखो, या फिर flux developed in the coil per unit current, पर बताओ कौन में, तो ये एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, देखिए self inductance is defined as the ratio of क्या है, magnetic flux linked with the coil to the current in the same coil। वही coil में self inductance, self induction is defined as the ratio of flux associated with the coil to the current in that coil, या self induction is defined as flux associated with the coil per unit current। पर बताओ कौन है, रेशियो लिखो या पर लिखो, चलो देखो। तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन उस फॉर्मूले से फिर से सुना, सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड या एसोसिएटेड विद द कॉइल टू रेशियो टू द करंट इन दैट कॉइल, उसी कॉइल में करंट और उसी कॉइल का फ्लक्स। ठीक है, नाउ और डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट इन दैट कॉइल। रेशियो बोलो या पर बोलो, एक ही बात। ठीक है, तो नोट डाउन करना, सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स linked or associated with the coil to the current flowing through that same coil। या self induction is defined as flux linked with the coil per unit current in that same coil, या per unit current flowing in that same coil। दूसरी डेफिनेशन यहां से, self induction
is the ratio of EMF induced in that coil. EMF induced in that coil. Self-induction is the ratio of EMF induced in that coil 2 upon rate of change of current in that same coil. Rate of change of current in that same coil. ठीक है, फिर से सुना. Self-induction या self-inductance is defined as the ratio of EMF induced in the coil. EMF induced हुआ है coil में, ये वो EMF है, induced EMF in that coil 2 upon rate of change of current di upon dt. Rate of change of current in that same coil. Same coil क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि self induction है, उसी में करंट पास हो रहा और उसी में क्या जनरेट हो रहा? EMF. फिर से सुनो, ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन लिखना है, ये डेफिनेशन लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखना है, ये डेफिनेशन लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखना है. क्योंकि सिर्फ डिफाइन आएगा, डेफिनेशन अपन चूज कर सकते हैं वहां पे. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF induced in that coil. EMF induced in that coil. Ratio of EMF induced in that coil to the rate of change of current. Rate of change of current in that same coil. Rate of change of current in that same coil. ठीक है, तो ये हो गई दो डेफिनेशन. देखिए तो एक बार ऑपोजिट डिफाइन कर देते हैं, ध्यान दोनों. Self inductance is defined as the ratio of flux linked with the coil to the change to the current flowing in the same coil. Self inductance is defined as the ratio of flux linked with the coil, associated with the coil लिख सकते हैं, to यानी अपॉन में the current flowing through that coil. तो रेशियो वाली डेफिनेशन याद रखो. यहाँ पे self inductance is defined as the ratio of EMF induced in the coil to the rate of change of current यानी di upon dt. The rate of change of current in the same coil. उसी coil में EMF induced हुआ है और उसी coil में current change हो रहा है. Self inductance is defined as the ratio of EMF induced in that coil to the rate of change of current in the same coil. तो ये दो डेफिनेशन हो. अब ध्यान दो, 1 हेनरी की डेफिनेशन लिखो. तो ये सब मिटा रहे हैं, दोनों डेफिनेशन याद रखना. कोई भी लिखा तो चलो. ये ऐसा यूनिट और डायमेंशंस याद रखो, ये लिखिए यहाँ. अब इसका यूज करेंगे. सेल्फ इंडक्शन का यूनिट हेनरी, तो 1 हेनरी लिखें. EMF का यूनिट वोल्ट, तो 1 वोल्ट लिख रहे हैं. अपॉन में करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो 1 हेनरी की डेफिनेशन ये हो गई. सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी व्हेन EMF of 1 volt, EMF of 1 volt is induced in the coil. EMF of 1 volt is induced in the coil. EMF of 1 volt is induced in the coil when current in the same coil, उसी coil में current change होता at the rate of 1 ampere per second. Current in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. उसी coil में EMF induce हुआ है कितना? 1 volt, और current change कैसे हो रहा? उसी coil में 1 ampere per second. तो current change हो रहा, इसीलिए flux change होगा और इसीलिए उसी coil में EMF induce होगा. तो फिर से देखा, self inductance is 1 Henry. Self inductance is 1 Henry when EMF of 1 volt is induced. Induced हुआ है current EMF. EMF of 1 volt is induced in the coil when current in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. And current in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. तो इसमें वैल्यू डालना है, इसकी हेनरी, इसका यूनिट वोल्ट, इसका एम्पियर, इसका सेकंड. वही सब्स्टिट्यूशन है. तो यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 1. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी when EMF of 1 volt is induced in the coil when current in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. तो ये याद रखना.
सेल्फ इंडक्शन के कुछ फॉर्मूले भी है, और वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कॉइल का फॉर्मूला बताओ या सोलोनाइड के लिए बनाएंगे तो वो भी फॉर्मूले बाकी है। वर्क डन का फॉर्मूला है, एनर्जी का, अब यहाँ पे कॉइल में कुछ तो एनर्जी यूज होगी ना, तो वो एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना देख के रखो, एक बार सेल्फ इंडक्शन देख लेना वापस से, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।